हेलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। मैट्रिक्स में इन्वर्स में पहले एक आध नोट लिख लेते हैं। नोट फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। मान लिया नोट 1, ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी। तो अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो जल्दी से हम उसका एडजॉइंट कैसे लिख सकते हैं। एडजॉइंट में वैसे हमने किया क्या था कि कोफैक्टर से रिप्लेस किया, फिर ट्रांसपोज ले लिया। तो जब कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे तो इसका कोफैक्टर यह आ जाएगा डी, इसका कोफैक्टर यह आ जाएगा ए, ठीक है। इसका कोफैक्टर विल बी माइनस सी, तो यहाँ माइनस सी आ जाएगा। बट उसके बाद अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो ये माइनस सी यहीं रह जाएगा, माइनस बी यहीं रह जाएगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इन दोनों एलिमेंट को तो हमने फ्लिप कर दिया, डी और ए, इनके आगे ऐसे ही माइनस लगा दिया, तो जो भी मैट्रिक्स आएगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये 2x2 के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर हमें एडजॉइंट आता है, 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इन्वर्स भी आराम से आ जाएगा। तो यहीं से ए इन्वर्स विल बी इक्वल्स टू, अब देखो एडजॉइंट को अगर हम मॉड से डिवाइड कर दें तो ए इन्वर्स आ जाएगा। तो मॉड कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो ए इन्वर्स के लिए 1 ए डी माइनस बी सी, और ये ऐसे माइनस सी एंड ए, ये हमारे लिए आ जाएगा इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो 2x2 के लिए मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज किया, इनके आगे माइनस लगा दिया। इन्वर्स निकालने के लिए एडिशनली उसको हमने मॉड से और डिवाइड कर दिया। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ आ सकता है, छोटा मोटा, जैसे क्वेश्चन 1, लेट 1 2 3 5 इंटू ए इंटू -1 2 -1 3 इज इक्वल्स टू 5 7 6 1, देन फाइंड मैट्रिक्स ए, ठीक है। पढ़ो आराम से। इसमें एक 2x2 का मैट्रिक्स, मतलब जो ए है वो कंपैटिबल होने के लिए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आने के लिए, इसके अंदर जो इसके अंदर कॉलम नंबर है वो इसके अंदर रो नंबर आना चाहिए, तो वो 2 होना चाहिए। इसके साथ कंपैटिबल होने के लिए भी कॉलम नंबर 2 होने चाहिए। तो उसका मतलब ए के अंदर रो एंड कॉलम दोनों 2-2 होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा। वो अगर हमने लिया तो फिर ए जो है वो 2x2 का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब निकालेंगे कैसे सॉल्यूशन। देखो इसके अगर हम इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें, इसके इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे केवल ए बचेगा। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया ये बी है, ये सी है, ये डी है, मान लिया। तो गिवन इक्वेशन ऐसे लिखा है बी ए सी बराबर डी। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें बी इन्वर्स से प्री एंड सी इन्वर्स से पोस्ट, तो बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने से ये बी चला जाएगा, सी इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करने से ये चला जाएगा, ए बचेगा। राइट हैंड साइड पे क्या है, डी के तो पहले आ जाएगा बी इन्वर्स और सी इन्वर्स बाद में आ जाएगा, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स, मतलब इसका इन्वर्स। तो हमने क्या होता है, इन दोनों को पलट दिया, इनके आगे ऐसे ही माइनस लगा दिया। तो इन दोनों को पलट दिया मतलब 5 इधर 1 इधर, इनके आगे ऐसे ही माइनस लगा दिया। ये तो हो गया एडजॉइंट, ये फ्लिप्ड और इनके आगे माइनस। जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी वो कितनी होगी इसकी, 5 - 6, तो -1, तो अपॉन -1 इसकी वजह से आ गया। तो ये पूरा तो आ गया हमारा बी इन्वर्स। अब डी जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 5 7 6 1। अब सी इन्वर्स इसका इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए पहले एडजॉइंट लिखा, इन दोनों को फ्लिप कर दिया, 3 -1, इनके आगे ऐसे ही माइनस लगा दिया, तो -2 1। अब मॉड से डिवाइड कर दिया, मॉड कितना हो जाएगा, -3
माइनस ऑफ -2 मतलब -3 + 2 -1 हो गया मॉड, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आंसर आ गया। ये आंसर आ गया मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो a इज इक्वल टू, मान लिया पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इसका तो कोई मतलब नहीं बचा, ये तो 1 हो गया, तो दिस इंटू दिस, तो 25 - 12, तो 25 में से 12 गया, कितना बचेगा 13, 15 - 6 मतलब -15 + 6, तो -15 + 6 विल बी -9, दिस 35 - 2 33, -21 + 1 तो -20, ये तो आ गया इन दोनों के प्रोडक्ट से। फिर 3 - 2 1 -1 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 39 + 33, ये ठीक है, ये हो गया 39 + 33, तो 39 + 3 42 और 30 और जोड़ दिया तो 72, दिस तो -27 - 20 तो -47, ऐसे -26 - 33 तो हो जाएगा -59, सही है। और ये हो जाएगा -2 - 18 और 20 38, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप देयर इज़ नो कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, नोट 1 तो ये हो गया। अब आते हैं हम अपने नोट 2 पे। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लिया, ठीक है, मान लिया A 0 0 0 0 B 0 0 C, इसका अगर हमें इन्वर्स निकालना है, ठीक है, गिवन A B C इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो कितना आएगा, A × B × C होगा, सीधा सीधा डिटर्मिनेंट वैल्यू। अगर मेरे को इसका इन्वर्स निकालना है तो A B C में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, वरना तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ही नहीं बचेगा। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सीधा सीधा रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो 1/a 0 0 0 1/b 0 0 0 1/c, ठीक है, क्योंकि हमने पहले बोला था कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उनके डायगोनल एलिमेंट सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब अगर ऐसे है अल्फा 0 0 0 0 0 बीटा 0 गामा, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स बन लिया x 0 0 0 y 0, ये है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो सीधा सीधा क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा बीटा y 0 0 0 गामा z, ठीक है। तो ये इन्वर्स है, मतलब अगर मेरे को इसका इन्वर्स चाहिए तो इसमें हमें वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है जो मल्टीप्लाई होने के बाद आई बन जाए। अब इस मैट्रिक्स को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a और 1/a 1 हो जाएगा, b और 1/b c और 1/c, तो i आ जाएगा वापस इसके और इसके प्रोडक्ट से। ठीक है, तो नोट इट डाउन। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 1, लेट a and b are square orthogonal matrices such that mod a प्लस mod b बराबर 0, देन फाइंड
मॉड ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी दोनों स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल बोल दिया तो स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है, फिर तो स्क्वायर तो हो गई होगा। सच दैट दोनों का मॉड का सम 0 है, देन फाइंड दिस। तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ए डैश कितना हो जाएगा आई, ऐसे ही बी डैश कितना हो जाएगा आई। ये हमने कर रखा था कि अगर हमने मॉड लिखा तो मॉड ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई का मॉड विल बी 1। दिस इम्प्लाइज मॉड ए बराबर ±1। ठीक है, सिमिलरली मॉड बी बराबर ±1। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 1 या -1 यही हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। अब मॉड ए एंड मॉड बी इन दोनों का सम उसने 0 बता रखा है, तो उसका मतलब क्या है कि इन दोनों में से डेफिनेटली एक 1 होगा, एक -1 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन अगर हम पढ़ें इसमें ए और बी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सिमेट्रिक है। तो अगर मैं मॉड ए 1 ले लूँ, मॉड बी -1 ले लूँ या उल्टा ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक तरीके से हो गया तो दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। तो ड्यू टू सिमेट्री, ये ठीक है, ऑफ क्वेश्चन इन मैट्रिक्स ए एंड बी, वी कैन अज्यूम mod A is equals to 1 and mod B is equals to -1, ऐसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चालू करते हैं कि A प्लस बी का मॉड, यहीं से किया था, इसको हमने ऐसे लिख लिया mod A इंटू ए प्लस बी का मॉड। ठीक है, क्योंकि mod A 1 है तो 1 से mod A प्लस बी तो एक नंबर है, तो एक नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नंबर तो एज इट इज रहेगा। तो mod A इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल्स टू, ए को हम ए डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, इनको मिला सकते हैं, इनको ऐसे लिख सकते हैं ए डैश ए प्लस ए डैश बी का मॉड। अब ए डैश आई के बराबर है, तो इसको हमने लिख दिया आई प्लस ए डैश बी। ठीक है, अभी भी और भी कुछ कर सकते हैं। इस पूरे पे अगर हम डैश ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड के अंदर कोई भी मैट्रिक्स लिखा है उसका जो मॉड होगा या उसके डैश का मॉड होगा बराबर ही होगा। तो अगर इस पूरे के ऊपर हम डैश ले लें तो आई प्लस ए डैश बी, मतलब ट्रांसपोज ले लें तो इट विल बी आई डैश प्लस, इसके ऊपर रिवर्सल और लग जाएगा बी ए डैश, मतलब ऐसे आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आई डैश इज नथिंग बट आई प्लस बी डैश ए, ये आ गया। ठीक है, हमारे लिए ये मैट्रिक्स आ गया। अब दोबारा नाउ हमने फिर ए प्लस बी लिया, और इस बार हमने क्या किया, माइनस और हाँ ए, मतलब हमने क्या किया माइनस बी डैश, क्योंकि जो b का मॉड है अगर वो -1 है तो b डैश का मॉड भी -1 होगा, तो ये -1 इंटू माइनस नेगेटिव नेगेटिव +1 हो गया, और a प्लस बी ऐसे लिखाने दिया। दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मिला दिया। मतलब इन दोनों को मिला कैसे दिया, हमें पता है कि ए बी का मॉड ए इंटू मॉड बी होता है, तो उल्टा भी लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, मैट्रिसेस या यहाँ n स्क्वायर मैट्रिक्स और लिखते हैं। n स्क्वायर बोलने का मतलब क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है ऑफ कोर्स। अब इसको अगर हम अंदर ले जाएं तो माइनस तो बाहर छोड़ दिया, बी डैश ए प्लस बी डैश बी। अब जो b है वो भी ऑर्थोगोनल है, तो b इंटू बी डैश भी आई होगा, b डैश इंटू बी भी आई होगा, तो ये जो है वो i के बराबर हो गया। तो माइनस बी डैश ए प्लस आई, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, i
प्लस बी डैश ए। तो ये और ये तो एक ही बात है, तो ये मॉड ए प्लस बी है, मॉड ए प्लस बी माइनस ऑफ सेम थिंग हो गया। सो दिस इम्प्लाइज मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस मॉड ए प्लस बी। ये ठीक है, अगर इसको हम 1 बोल दें और इसको 2 बोल दें, फ्रॉम 1 एंड 2, इसको इधर ले आए तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। Question 2. Let A and B are n square matrices such that A plus B बराबर AB. Then prove that A and B are कॉम्यूटेबल मैट्रिसेस। ठीक है, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर का है, और ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ए प्लस बी बराबर ए बी। तो फिर हमें ये प्रूव करना है कि दोनों कॉम्यूटेबल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्यूशन। क्या दे रखा है, ए प्लस बी बराबर ए बी। कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है कि 2 नंबर का सम प्लस उन्हीं का प्रोडक्ट, या फिर 2 नंबर का सम माइनस उनका प्रोडक्ट, तो हमें ये समझ आना चाहिए कि वो फैक्टराइज हो जाएगा 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी करके, या 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी करके, इस तरीके से। तो हमने इसको ऐसे लिखा, ए बी माइनस ए माइनस बी नल मैट्रिक्स, एक तरफ ले गए। अब हमने दोनों तरफ आई ऐड किया, माइनस ए माइनस बी प्लस आई विल बी आई। उससे क्या हो गया, उससे ये हो गया कि ये फैक्टराइज हो गया। ए बी लिखा है तो ए पहले होना चाहिए, ये बी माइनस आई बराबर आई हो गया। ठीक है, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, ए माइनस आई ये हो जाएगा, आई बी बी हो जाएगा, और माइनस आई आई हो गया, इसलिए ये हो गया। ठीक है, अब हमने ये पहले क्लास में बोल रखा है कि अगर 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कुछ लैम्डा आई आ जाए तो वो दोनों कम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मॉड 0 हो नहीं सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आई है तो दोनों तरफ हमने मॉड लिया, तो अगर मॉड 0 नहीं हो सकता तो ये इन्वर्टेबल हो गया। तो इस मैट्रिक्स के इन्वर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, पहले तो प्री, तो यहाँ से गायब हो जाएगा, फिर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो उस फैक्ट को यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस आई इंटू ए माइनस आई बराबर आई। ये देखो इन्वर्टेबल क्यों है, क्योंकि अगर हमने दोनों तरफ मॉड लिया तो मॉड ऑफ दिस इंटू मॉड ऑफ दिस विल बी मॉड ऑफ आई विच इज़ 1, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हम ऐसे कर सकते हैं कि a माइनस आई के इन्वर्स से पहले हमने प्री मल्टीप्लाई किया, देन a माइनस आई से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किया बाद में, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। प्री मल्टीप्लिकेशन से ये चला जाएगा, यहाँ इसका इन्वर्स आ जाएगा। पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से इधर दिस इनटू दिस, फिर वापस आई आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसको अगर ओपन कर दें तो बी ए माइनस बी प्लस आई बराबर आई आ जाएगा, या बी ए बराबर ए प्लस बी आ जाएगा। आई कैंसिल हो गया, तो फर्स्ट सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी विल गेट ए बी बराबर बी ए। यही हो गया हमारे लिए हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि कम्यूट करेगा।
ठीक है, लिख लिया। Question number 3. Let P is equals to root 3 by 2 minus half root 3 by 2 and A is equals to 1 1 0 1. ठीक है, also let Q is equals to P dash A P. या ऐसे एक ही बात है, P A P dash, then find P dash Q raised to power 2020 into P. से P एक मैट्रिक्स दे रखा है, A एक मैट्रिक्स दे रखा है, ये 1 1 0 एंड ऑल्सो लेट दिस, ठीक है। Q इज नथिंग बट P A P डैश। अब हमें जो चाहिए वो P डैश इंटू Q 20 टाइम्स, तो ऐसे चाहिए P A P डैश, फिर P A P डैश, फिर P A P डैश, ऐसे करते हुए P A P डैश, ये कितनी टाइम्स हो गया 20 टाइम्स, फिर लास्ट में ये वाला P आ गया, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो ये कैलकुलेट करने में मेरे को ये पहचान में आ जाना चाहिए कि ये साइन थीटा कॉस थीटा जैसी चीज़ है, ठीक है। ये साइन 60 डिग्री है, ये कॉस 60 डिग्री है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि इसमें जो रोज हैं वो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हो गए, परपेंडिकुलर। अब चाहे रो वाइज देख लो चाहे कॉलम वाइज देख लो, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, ठीक है। और दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 1 है ऑफकोर्स, 3/4 1/4 4/4 हो गया। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर भी 1 है, तो P इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। सोल्यूशन क्लियरली P is an orthogonal matrix. This implies P dash will be I, या उल्टा लिख लो P dash P, दोनों ही की बात है, I के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लिया हमें क्लिक ना करें तो भी हम यहाँ तो देख सकते हैं कि P डैश कैलकुलेट करना है इनको, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके देख लिया P डैश P, तो P का ट्रांसपोज मतलब ये ऐसे लिख लिया √3/2 हाफ और -½ √3/2, ये तो P डैश हो गया, P हो जाएगा √3/2 -½ √3/2। दिस इम्प्लाइज, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 0, इसको ऐसे 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ I, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई करके ही देख लिया अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया तो, ठीक है। तो इसकी जगह तो हम ऐसे लिख सकते हैं I बराबर I बराबर I बराबर I, ऐसे चलता जाएगा, ये भी I हो जाएगा, ये अपने अगले वाले के साथ I हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा, ठीक है। तो I इंटू मैट्रिक्स A विल बी A, तो फिर ये I इंटू इसको किधर भी मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, A B C अगर हमें 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें ये तो फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले हम A B मल्टीप्लाई करें फिर C करें, या पहले B C मल्टीप्लाई करें और उसको पहले A से मल्टीप्लाई करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ये ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग वी वांट।
तो इसलिए ये तो जो आई है वो आई ख़त्म हो जाएगा। ये 20 टाइम्स लिखा गया था बीच में, तो ए जो है उसमें कितनी बार रहेगा 20 टाइम्स। तो ए रेज़ टू पावर 20 मेरे को कैलकुलेट करना है अल्टीमेटली। तो ए है 1101, ठीक है। ए स्क्वायर ए क्यूब ये कैलकुलेट कर लो, पैटर्न दिख जाएगा, इंटू 1101। अगर इनको मल्टीप्लाई किया ऐसे तो आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे 0, ऐसे मल्टीप्लाई किया 2, ऐसे मल्टीप्लाई किया 1, तो ए स्क्वायर तो ये आ गया, ठीक है। एक और देख लिया, ए क्यूब विल बी 1201 1101 विच इज़ इक्वल्स टू, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1 आएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया वो 0 रहेगा, 1 मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों ऐड हो जाएगा 3, और ये ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1। अब तो इतना काफ़ी है पैटर्न देखने के लिए कि ए की पावर 1 है तो यहाँ 1 लिखा है, ए की पावर 2 है तो इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इट विल बिकम 2। ए क्यूब है तो इट विल बिकम 3, तो जो पावर है वही नंबर यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। इसके आगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बस 4 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 1 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस 1 की वजह से ये एक इंक्रीज हो रहा है, तो अगली बार भी इंक्रीज हो जाएगा, 4 5 6 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है दैट विल बिकम 20, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज involutory then prove that half of I plus A will be idempotent। सोल्यूशन, अगर A इनवॉल्यूटरी है तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू I, ये गिवन है, ठीक है। फिर लेट, इस मैट्रिक्स को हमने B मान लिया, B इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ I प्लस A। अगर इसे हमें प्रूव करना है कि आइडेम्पोटेंट है तो B स्क्वायर B के बराबर आ जाना चाहिए, तो यहाँ से B स्क्वायर विल बी 1/4 I प्लस A का स्क्वायर। अगर I प्लस A है तो उसको तो हम बाइनोमियल की तरह सिंपल ओपन कर सकते हैं, I स्क्वायर I आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2A इंटू I 2A हो जाएगा, I को A से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। अब A स्क्वायर की जगह यहाँ से उठा के हमने इसमें रख दिया I, सो दिस विल बी 1/4 I प्लस I विल बी 2I प्लस 2A, 2 कॉमन लेके हटा दिया तो दिस विल बी हाफ ऑफ I प्लस ए। अब हाफ ऑफ I प्लस ए B के बराबर ही है, सो दिस इम्प्लाइज B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B और B इज आइडेम्पोटेंट, सो हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। ठीक,
और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, लेट A is square matrix of order 4 and mod A is equals to 3. Also mod of then find this, ये निकालने के लिए बोला है। चलो भाई शुरू हो गए। सबसे पहले तो देखो ये वाला जो मॉड है, मतलब ऐसे लगाते नहीं है तो मैं आइडेंटिफाई करने के लिए ये दोनों एक साथ हैं, फिर ये दोनों एक साथ हैं और फिर ये दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आई नीड टू आइडेंटिफाई कि विच वन ऑफ दीज इज नंबर्स एंड विच वन ऑफ दीज इज मैट्रिसेस। तो उस वाले केस में ये एक नंबर आ जाएगा, ठीक है, 5a², ये मैट्रिक्स हो गया। 5 ऑफ कोर्स नंबर है, a² मैट्रिक्स हो गया। एडजॉइंट a मैट्रिक्स है, बट उसका जो मॉड है दैट इज अगेन ए नंबर। एडजॉइंट a इफ़ यू रिमेंबर हमने बोला था कि बिग डेल्टा टाइप चीज़ हो गया, तो इसका जो मॉड होगा वो मॉड a की पावर n-1 होगा। ठीक है, तो चलो पहले तो ऐसे लिख लेते हैं। A इनवर्स का मॉड इज़ 1/mod A, दिस इज ए नंबर। 5 इंटू ये मैट्रिक्स है, ऐसे लिखा रहने दिया a², और एडजॉइंट A का मॉड विल बी mod A रेज़्ड टू पावर n-1। ऑर्डर इसने 4 बोला है, तो ये हो गया 3 इंटू A'। ये नंबर है, ये दोनों मैट्रिसेस हैं, तो इसको तो बाहर निकाल सकते हैं नंबर को। सो दिस इज इक्वल्स टू A मॉड का क्यूब और ये, तो 5 नंबर तो ये आ गया, मॉड A की पावर 2 आ गया इंटू A² A' आ गया, विच इज़ इक्वल्स टू, अब इस कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स है, ये K की तरह काम करेगा, बाहर जाएगा तो K रेज़्ड टू पावर n आएगा, तो K रेज़्ड टू पावर n का मतलब क्या है, ऑर्डर 4, ये तो K रेज़्ड टू पावर n बाहर आ गया, अंदर मैट्रिक्स बचेगा A² इंटू A' का मॉड। दिस इज इक्वल्स टू, ये तो नंबर्स ही है, ये तो हो गया 5 रेज़्ड टू पावर 4 और मॉड A का स्क्वायर कितना हो गया 3² की पावर 4, 3 रेज़्ड टू पावर 8, मैट्रिक्स मैट्रिक्स ब्रेक कर सकते हैं, मॉड A का स्क्वायर मॉड A'। अब A' का मॉड और A का मॉड बराबर ही होगा, तो ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, तो दिस इज़ 5 रेज़्ड टू पावर 4, 3 रेज़्ड टू पावर 8, ये हो गया 3² इंटू 3, तो नेट वैल्यू हो गया 5 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 11। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट A is orthogonal matrix of order 3 and mod A is equals to 1. Then find mod of A minus I. Mod of A minus I. चलो
सोल्यूशन। ए ऑर्थोगोनल है तो ए डैश कितना हो जाएगा आई, ठीक है, एंड मॉड ए कितना है 1, तो मॉड ए माइनस आई से चालू किया, दिस इज मॉड ए माइनस आई को ऐसे लिख लें ए डैश, सही है, दिस इज इक्वल्स टू, इसमें से अगर हमने ए को कॉमन ले लिया तो आई माइनस ए डैश हो गया। अब ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, तो ब्रेक कर सकते हैं, दिस विल बी मॉड ए अलग हो गया, मॉड आई माइनस ए डैश अलग हो गया। मॉड ए उसने 1 बता रखा है तो ये 1 हो गया, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, व्हाट यू विल हैव इज आई माइनस ए डैश, ठीक है। अगर इसको मैं b बोलूं तो b का मॉड एंड b डैश का मॉड बराबर होगा। अब हमने ये चीज़ लगाई, दिस इज इक्वल्स टू इसका डैश का मॉड, ये दोनों बराबर ही होगा। अब हमने क्या किया, डैश को अंदर ले आए, तो डैश तो सम पे ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा, आई डैश माइनस ए हो गया, आई डैश इज नथिंग बट आई होता है, ठीक है। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, उसका अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो वही रहेगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया आई माइनस ए। अब इसको हमने लिखा माइनस ए माइनस आई, ठीक है। इस माइनस को अगर हम बाहर निकालें तो वो तो k की तरह ट्रीट होगा, -1 है तो बाहर आके k रेज़ टू पावर n हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 की पावर ऑर्डर 3 था a माइनस आई, सो दिस इज माइनस a माइनस आई, तो ये तो हो गया अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, तो उसको अगर हम इधर ले आएँ तो a माइनस आई का मॉड विल बी 0, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, question number 7, let A is nilpotent matrix, then prove that A minus I is इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। ए एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो फिर हमें यह प्रूव करना है कि ए माइनस आई इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं आंसर। अगर ए निलपोटेंट है तो ऑफ कोर्स ए रेज टू पावर m कितना हो जाएगा, नल मैट्रिक्स फॉर सम m। निलपोटेंट का मतलब ये होता है कि ए का अगर हम पावर बढ़ाते चले जाएं तो आगे जाके कहीं नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों तरफ आई घटा दिया, तो ये हो गया माइनस ए, ठीक है। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस पर हम बाइनोमियल नहीं लगा सकते, ठीक है। बट अगर a प्लस आई लिखा है या a माइनस आई लिखा है तो वो बाइनोमियली ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसे लिखा है a रेज टू पावर m माइनस बी रेज टू पावर m, तो उसको हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मतलब जैसे नंबर्स में फॉर्मूला होता है ना
कि एक्स रेज टू पावर एन माइनस वाई रेज टू पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई और एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू वाई प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस थ्री इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे करते करते वाई रेज टू पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में एक्स और वाई की जगह हम मैट्रिसेस भी रख सकते हैं, ये ठीक है। तो अगर एक मैट्रिसेस मान लिया ए और बी रखा, अगर वो कम्यूट कर रहा है तब तो ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा, कम्यूट नहीं कर रहा है तो फिर ये ऐसे नहीं आएगा, फिर तो बहुत सारे टर्म्स बनेंगे अलग अलग, ये ठीक है। बट आई के साथ क्या है, आई तो कम्यूट कर जाएगा, तो आई के साथ वो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये एक्स रेज टू पावर एम माइनस वाई रेज टू पावर एम है, आई और आई रेज टू पावर एम एक ही बात है, ये ठीक है। अगर इसको मैंने एम लिख लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा। एक्स रेज टू पावर एम माइनस वाई रेज टू पावर एम का अगर हमने फॉर्मूला लगाया तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स इंटू ए माइनस टू, ऐसे करते करते आ जाएगा लास्ट में आई इज इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स एंड दिस इज नथिंग बट ए मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट माइनस आई है, तो अगर मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो ये एक मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा, दूसरा मैट्रिक्स ऐसे आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा माइनस आई की पावर इतना, दिस विल बी माइनस वन रेज टू पावर जो भी ऑर्डर होगा n इंटू मॉड आई विच विल बी वन, सो दिस विल बी माइनस वन रेज टू पावर n। अब n चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, राइट हैंड साइड में वन या माइनस वन तो आ सकता है n पे डिपेंडेंट, बट ऑफकोर्स जीरो नहीं आ सकता, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये नंबर इंटू ये नंबर अगर जीरो नहीं है तो दिस इम्प्लाइज मॉड a माइनस आई इज नॉट जीरो, hence a minus I is invertible matrix. This is an invertible matrix. ठीक है, this was question number 7. Question number 8. Let A is, हमने दो मैट्रिक्स दे रखा है A और B, is 2/3 matrix, B is 3/2 order matrix, such that mod AB is equals to 4, then find mod BA। ठीक है, सॉल्यूशन A 2/3 मैट्रिक्स है, तो मतलब कुछ भी A1 A2 A3 और
A4 A5 A6 ऐसे मान लिया। B 3/2 है तो B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे मान लिया। ठीक है, अब BA जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, B पहले लिख लिया, B1 C1 B2 C2 B3 C3, ठीक है, इंटू A1 A2 A3 A4, चलो कोई बात नहीं, A5 A6 ये हो गया। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये कितने ऑर्डर का है, 3 इंटू 2, ये 2 इंटू 3, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाएगा। पहले कॉलम से आ जाएगा A1 B1 प्लस C1 A4, तो A1 प्लस A4 A1 प्लस A4 A2 प्लस A5 एंड A3 प्लस A6 ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर B1 C1 पहले रो में फिक्स रहेगा, दूसरी रो में B2 C2, तो B2 C2 B2 C2 B2 C2, फिर B3 C3, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अगर हम मॉड लें BA का तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी A1 B1 प्लस C1 A4 और A1 B2 प्लस A4 C2, ठीक है, ऐसे भर लिया। अब देखो प्रोडक्ट में हमने कुछ ऐसे बोला था कि अगर हमने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया या दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट में हमने बोला था, तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो कुछ चीज़ कांस्टेंट आएगा, फिक्स्ड आएगा, जो तीनों जगह आएगा, फिर ऐसे भी फिक्स्ड आएगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा हुआ, इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है उसको आई कैन ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, टू डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अब वो जो दो डिटर्मिनेंट होंगे, जैसे 3/3 है, जैसे 3/3 है, तो इसको आई कैन ब्रेक इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। अब इनकी रोज हम कैसे सेलेक्ट करें, उनकी रोज हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये देखा कि ऐसे क्या चीज़ फिक्स्ड है, तो जैसे यहाँ देख लिया, अगर हम ऐसे जाएंगे तो हमेशा B1 C1 फिक्स है, B1 C1 B1 C1 B1 C1। उसका मतलब क्या है कि एक डिटर्मिनेंट में हमने B1 C1 ले लिया, बट अगर 3/3 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस और भी होना चाहिए, प्लस तो है नहीं, दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐसे करके आना चाहिए, तो वो हमने अपनी तरफ से 0 मान लिया। ठीक है, फिर ऐसे ही B2 C2 B3 C3 0। ठीक है, अब अगर हम ऐसे देखें, पहले कॉलम में क्या फिक्स है, तो A1 A4 फिक्स है, तो यहाँ पे मैं रो वाइज मान लूँ कॉलम वाइज मान लूँ, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये। ठीक है, ऐसे ही फिर A2 A5 एंड A3 A6 0। अब तुम देख सकते हो अगर इन दोनों को मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करूं तो B1 C1 को उठा के इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा, इससे किया ये आ जाएगा, इससे किया ये आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा। अब ये तो 0 है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, जो एक P, Q है, दूसरा Q, P है, तो ये जो वैल्यू दे रखा है ना कि AB बराबर 4, ये तो ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन के लिए दे रखा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 ही आएगी। ठीक है,
चलो फिर और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, लेट P is a square matrix such that P square is equals to I minus P. Now if P raised to power n बराबर 5i minus 8p, then find n belonging to natural number. Question 9. कुछ भी नहीं, उसने बोला कि एक p है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस पी, ठीक है। एंड फिर पी रेज टू पावर कुछ एन जो है वो, ना इसको ऐसे ही बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैट्रिक्स पी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा है तो पी का कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले आए हम, उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ठीक है, लीनियर या उससे छोटा भी हो सकता है बाई चांस, बट लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था कि अल्फ़ा अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फ़ा का कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले आओ, उसको हम लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। तो ऐसे ही देख लेंगे हम, पी स्क्वायर बराबर आई माइनस पी, ठीक है। इसको अगर मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यूब बराबर ये हो जाएगा p माइनस पी स्क्वायर। अब p स्क्वायर यहीं से उठा के रख दिया, ये देखिए यहीं से उठा के इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो जाएगा p माइनस आई माइनस पी, तो दिस इज़ 2p माइनस आई, ये हो गया p क्यूब। p रेज़ टू पावर 4 निकालना है तो इसको ऐसे ही स्क्वायरिंग कर दें, सीधा सीधा स्क्वायरिंग कर दें, तो आई स्क्वायर आई प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, p स्क्वायर फिर उठा के यहाँ से रख दिया, तो वो हो जाएगा i प्लस आई माइनस पी माइनस 2p, तो दिस विल बी 2i माइनस 3p, ठीक है। p स्क्वायर आ गया, p क्यूब आ गया, p रेज़ टू पावर 4 आ गया, p रेज़ टू पावर 5, तो इसी को p से मल्टीप्लाई कर दें, तो p रेज़ टू पावर 5 विल बी यहाँ से 2p माइनस 3p स्क्वायर। बेसिकली हमें यहाँ तक पहुँचना है कि 5i माइनस 8p कैसे होगा, तो 2p माइनस 3p स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने p स्क्वायर फिर यही वाला उठा के रख दिया ऐसे, तो दिस इज़ 2p माइनस 3p स्क्वायर इज़ i माइनस p, तो ये हो जाएगा 5p माइनस 3i। तो अभी भी 5 और 8 नहीं आया, मतलब ये भी मैच नहीं किया, इससे मैच करा दें, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 चाहिए, इसको स्क्वायरिंग कर दें, तो p रेज़ टू पावर 6 बराबर यहाँ से 4p स्क्वायर प्लस i माइनस 4p, दिस इज़ 4 टाइम्स p स्क्वायर इज़ i माइनस p प्लस i माइनस 4p, विच इज़ 5i माइनस 8p। ये मैच हो गया उससे, तो उसका मतलब क्या है कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, ठीक है, चलो।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं एंड दैट इज सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब इसमें मैट्रिक्स मेथड भी आएगा, डिटर्मिनेंट मेथड भी आएगा। तो पहले चलो 2x2 सिस्टम के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लिया ऐसे लिखा है a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर c2, ये ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट बेसिकली क्या है, इन टू वेरिएबल्स। तो टू वेरिएबल्स में ये दो इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट सेकंड। अब देखो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर सकते हैं, इन दो इक्वेशंस को वी कैन ट्रीट एज टू स्ट्रेट लाइंस। ये ठीक है, ये जो दो इक्वेशंस लिखा है एक्स और वाई में, इसको हम दो स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है तो इनका कितना, मतलब क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, बेसिकली एक्स और वाई में दो हमने लीनियर इक्वेशन दे रखा है, फिर हमको ये बताना है कितने सोल्यूशंस आएगा, एक आएगा, यूनिक आएगा, इन्फाइनाइट आएगा, इस तरह की चीज़ें बतानी है, या सोल्यूशन नहीं आएगा, इस तरह की चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो इसको विजुलाइज करने के लिए, ताकि हमें बेटर समझ में आए, इसको वी कैन ट्रीट एज कि दो लाइन लिखा है, ठीक है। और अगर दो लाइन लिखा है तो फिर सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। तो थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या बोला, वी कैन ट्रीट दीज टू इक्वेशंस as equation of two straight lines in two dimension, ठीक है। 2D में इनको दो लाइन मान सकते हैं। अब दो लाइन में 2D के अंदर क्या क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि लाइन पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाए, अलग अलग लाइन है ऐसे करके। अगर लाइन ऐसे अलग अलग हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। उसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज बेसिकली सोल्यूशन ऑफ दिस। तो मतलब दिस इंप्लाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ये ठीक है, या फिर गिवन इक्वेशंस, इनका वही सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब केसेस बनाते हैं। केस 1, अगर मान लिया a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये रेशियो तो बराबर है, तो मतलब लाइन तो पैरेलल हो गई क्योंकि स्लोप्स इक्वल हो गए, बट c1 और c2 बराबर नहीं आया है, तो मतलब लाइन सेम लाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम बोलना चाहें, इसका मतलब क्या है, लाइन्स आर पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट, ये ठीक है, विच इंप्लाइज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हमारे लिए उसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज नो सॉल्यूशन फॉर 1 and 2, मतलब इन दोनों के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ये हो गया हमारा केस 1। तो अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी, इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट एंड विल हैव नो सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट हो गया और कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है।
केस 2, अगर मान लिया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए, तो लाइंस के टर्म्स में बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये ठीक है, विच एम्प्लाइज ईच पॉइंट ऑन any line is solution or point of intersection, is solution or point of intersection। मतलब अगर दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन हो गई, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। दिस एम्प्लाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो देखो दोनों लाइन तो एक ही बात है, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, यहाँ से मान लिया हमने x का वैल्यू लैम्डा रखा, तो x का वैल्यू मान लिया हमने लैम्डा रखा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, a1 लैम्डा उधर ले गए, तो c1 माइनस a1 लैम्डा अपॉन b1, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा केस 2 हो गया। तो दोबारा अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइंस डिस्टिंक्ट पैरेलल हो गया। अगर लाइन डिस्टिंक्ट पैरेलल हैं, ये ठीक है, अलग अलग लाइंस हैं ऐसे, तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, नो सोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे देखो ऐसा है कि इक्वेशन कुछ ऐसे आएगा, x + 2y = 5, और दूसरा इक्वेशन हम दे दें x + 2y = 7, तो दोनों पैरेलल लाइन तो हो गया। अब x + 2y ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 भी हो जाए एंड 7 भी हो जाए, इसलिए इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। और सेकंड वाले केस में हमने क्या बोला कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आ जाए, तो उसका मतलब क्या है कि जो दोनों इक्वेशंस हैं वो आइडेंटिकल इक्वेशन हो गया। पहली इक्वेशन भी x + 2y = 5 लिखा है, दूसरी इक्वेशन को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर ऐसे लिखा है x + 2y = 5, मान लिया उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3x + 6y = 15 हो गया। अब दिखने में तो कोफिशिएंट्स अलग हैं, बट 3 हटाते ही वो वापस सेम इक्वेशन हो जाएगा, तो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं केस 3 पे। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तब तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म, ये ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लाइंस पैरेलल नहीं है। अब 2D में, 2 डायमेंशन में अगर लाइंस पैरेलल नहीं हैं, तो पक्का इंटरसेक्टिंग होगी और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये ठीक है। दिस इम्प्लाइज लाइंस विल इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट, ठीक है। इसको हम लैंग्वेज में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, ये ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली एक ही आंसर आएगा बस, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन डिस्कस number of solutions in following cases, ठीक है। फर्स्ट हो गया 3x + 4y = 1 एंड x + 2y = 5, ठीक है। सेकंड हो गया 3x + 4y = 1 एंड 6x + 8y = 1। तीसरा हो गया x + 2y = 7 एंड x + 2y = 7 एंड
2x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। फोर्थ केस हो गया, मान लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने। फर्स्ट केस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 3-4 रेशो है, यहाँ पे 1 और 2 है, लाइंस पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, तो यूनिक सोल्यूशन एक ही आंसर आएगा एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी 1। सेकेंड केस में 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ रेशो आ गया 3/4। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 1, यहाँ भी रेशो आ गया 3/4। ये ठीक है, बट C1 अपॉन C2 बराबर नहीं आया। देखो दिस अपॉन दिस हाफ आ गया, 4 अपॉन 8 हाफ आ गया, बट 1 अपॉन 1 मतलब हाफ नहीं आया। तो इस वाले केस में A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो है, बट इट इज़ नॉट C1 अपॉन C2। मीन्स लाइन्स आर पैरेलल बट डिस्टिंक्ट। तो अगर डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइन है तो नो सोल्यूशन। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 0 सेकेंड केस में। थर्ड केस में x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। तो इफेक्टिवली दोनों आइडेंटिकल इक्वेशंस हैं, तो अगर इसको हम छोड़ भी दें तो यही बचेगा। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों लाइन जो हैं वो कोइंसिडेंट लाइन है, सेम ही लाइन है। फोर्थ में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड लैम्डा x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब इसमें इसने क्या किया, एक लैम्डा पैरामीटर डाल के दे दिया। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये पैरेलल है या नहीं है। तो तुम ऐसे ही देख लो, यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर हमने y का कोफिशिएंट देखा, अगर मान लिया इसी से ये लाइन आ रहा है अगर, तो अगर y को हम किससे मल्टीप्लाई करें, -2 से, तो फिर अगर लैम्डा -2 हो जाए तब तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा। मतलब इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -2x प्लस 2y हो जाएगा यहाँ से, बट ये भी -10 हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर लैम्डा -2 है तो ये लाइंस पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, तब तो कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। और अगर लैम्डा -2 नहीं है, फिर वो कुछ भी हो, ये लाइन पैरेलल हो नहीं सकता, वो इंटरसेक्ट करेगा, हमेशा एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू -2 देन नंबर ऑफ सोल्यूशन विल बी 0, और if lambda is not equals to -2 then number of solution is equals to 1। अगर lambda -2 नहीं हुआ तो फिर इक्वेशंस मतलब जो लाइंस होगा वो पैरेलल नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट 2 वेरिएबल के लिए। अब इसी के लिए सेकेंड इक्वेशन, अगर मान लिया हमने 2 वेरिएबल में 3 इक्वेशन लिखी, फॉर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 आर consistent
देन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 मस्ट बी 0। मतलब कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, इफ दीज थ्री इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब इस बात का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है ये, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि तुम एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो पहली दो लाइन का सोल्यूशन हो गया। अब दो वेरिएबल सॉल्व करने के लिए तो मेरे को दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आया अगर वो इसको भी सेटिस्फाई कर जाए तो फिर हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर इसको हम लाइन की लैंग्वेज में बोलें तो जो ये तीनों लाइन हैं वो कॉन्करेंट होना चाहिए, ये ठीक है, वो एक पॉइंट से पास करना चाहिए, तभी मतलब एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए करना चाहिए जो तीनों लाइनों पे लाई कर रहा हो, ठीक है। तब हम इनको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। मतलब अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हो जाए और तीसरा उसको इंटरसेक्ट कर जाए तो भी तो एक सोल्यूशन आ गया ना। मतलब दो लाइन तो सेम बन जाए और तीसरा इसको ऐसे कट कर जाए तो भी एक आंसर आ गया। तीनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाए तो भी आंसर आ गया, तो फिर इन्फिनिट आंसर्स आ गए। अगर मान लिया कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है बट तीनों कॉन्करेंट हो जाएं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्करेंट हो जाएं, तो भी वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा वही सोल्यूशन आ गया, तो भी लाइन कंसिस्टेंट हो जाएगा या इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाए। मतलब कम से कम एक पॉइंट आ जाए जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है तो ये बेसिकली हमने क्या बोला था, ये क्या लिखा हुआ है कि लाइंस के कॉन्करेंट, अगर लाइंस कॉन्करेंट है तो दिस विल होल्ड। बट इसमें ये याद रखने वाली बात है, ध्यान से सुना, ये वैसे हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कशन किया है बट फिर भी सुन लिया एक बार। अगर ये तीनों कंसिस्टेंट है तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट कंडीशन। मतलब अगर ये 0 हो जाए तो ये तीनों कंसिस्टेंट होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट है तो ये 0 होगा, पक्की बात है। बट अगर ये 0 है तो ये कंसिस्टेंट होगा, कोई ज़रूरी नहीं, वो हमें फिर वापस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus 2y is equals to 5, lambda plus 1x plus lambda plus 3y is equals to 4 and lambda plus 3 x plus 5 lambda plus 3 y are consistent। मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर ये तीन इक्वेशंस, ये ठीक है, जो दो वेरिएबल में, वेरिएबल दो ही हैं एक्स और वाई, उनमें दे रखा है आर कंसिस्टेंट, तो हम ऐसे करेंगे सोल्यूशन। पहली इक्वेशन होंगे x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, दूसरी इक्वेशन होंगी लैम्डा प्लस 1x प्लस लैम्डा प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, फिर हो गया लैम्डा प्लस 3x प्लस 5 लैम्डा प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो इफ ये ठीक है, दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट देन इसके हिसाब से ये वाला डिटर्मिनेंट
जीरो होना चाहिए, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा प्लस 3 -4, लैम्डा प्लस 3 5 लैम्डा प्लस 3 -9, ये जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक बार क्या किया, इवेल्युएट करने के लिए इसमें से ये घटा दिया, तो ये 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 3 ऐसे रह गया। इसमें से इसको घटा दिया तो 2 में से एक गया 1, इसमें से एक गया 2, इसमें से ये गया, मतलब हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ लैम्डा कम करने के लिए। तो इसमें से ये गया 4 लैम्डा और यह आ गया -5 -4 -9 बराबर 0। अब चाहो तो हम ऐसा कर सकते हैं, वैसे तो यहीं कर देते हैं हम, चाहे इसको ओपन कर लो, चाहे इस 1 से इन दोनों को 0 बना लिया, वो एक ही बात है। ठीक है, चलो हम ओपन ही कर देते हैं। फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर लिया, तो 1 इंटू दिस हो गया -18 प्लस दिस इंटू दिस 16 लैम्डा, फिर -1 इंटू ये गया दिस इंटू दिस -9 लैम्डा -9 दिस इंटू दिस, तो +4 लैम्डा +12, फिर लास्ट में -5 इंटू 4 लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा -2 लैम्डा -6 बराबर 0, ये आ गया। तो इस पूरे में से लैम्डा स्क्वायर का टर्म कितना आया, तो वो तो यही आया बस, -20 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा के साथ कितना आया, देखो 4 में से 2 गया 2, ये हो गया -10। ठीक है, ये और ये हो गया -5, तो +5 और ये प्लस का 16, तो 16 और 5 21 में से 10 गया तो 11 लैम्डा। अब कांस्टेंट देख लिया, कांस्टेंट ये हो गया -18, ये हो गया प्लस का 3 तो -3, ये हो गया प्लस का 30। ठीक है, तो 18 और 3 21, तो प्लस का 9 बराबर 0। तो इसको हम बोल सकते हैं 20 लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा -9 बराबर 0, ये वैल्यू है। ठीक है, अब 11 + 9 20 होता है, तो क्लियर कट इसका एक रूट तो आ गया 1, और इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके 2 रूट आएंगे λ1 λ2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा -9/20। अब अगर एक रूट 1 है तो दूसरा रूट कितना हो गया, -9/20। ठीक है, तो अगेन अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ये डेल्टा 0 होना चाहिए, बट जैसा हमने पहले बोला था इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ये डेल्टा 0 आएगा, अच्छी बात है, बट डेल्टा 0 होगा दैट डज नॉट गारंटी कि इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि आई नीड टू चेक कि ये जो वैल्यू आया है ये चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, कैसे चेक करें, लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन में तो लैम्डा है ही नहीं, -5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। दूसरे इक्वेशन में हो गया 2x + 4y -4 बराबर 0। तीसरा इक्वेशन हो गया 4x + 8y -9 इज इक्वल टू 0। अब तुम ये देख सकते हो कि इन दोनों इक्वेशन में इसमें से अगर मैं 2 हटा दूं तो ये हो जाएगा x + 2y -2 बराबर 0। अब ये ही दोनों पैरेलल लाइन है, x + 2y इसके लिए 5 है, इसके लिए 2 है, तो इन्हीं दोनों के बीच में कोई आंसर आएगा ही नहीं। अगर पहली 2 के बीच में आंसर नहीं आया तो तीनों के बीच में तो आएगा ही नहीं, उसका मतलब क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 बेकार है ये। ठीक है, दिस इम्प्लाइज नॉट पॉसिबल, या फिर इसको हम ऐसे ही बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड। ये ठीक है, दिस इज रिजेक्टेड।
ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा वैल्यू आया 9/-9/20। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा x + 2y = 5। -9/20 रखेंगे तो -9/20 से ये आ जाएगा 11/20 और -9/20 + 3 तो ये जाएगा 60। तो 51/20 y = 4। अब देखो ये दोनों पैरेलल हो ही नहीं सकता, ये ठीक है दिख रहा है ना इसमें जो, मतलब चलो इसको ऐसे लिख लिया 11x + 51y = 80। इन दोनों का रेशो सेम है ही नहीं, तो यहाँ से और यहाँ से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पक्का आएगा, और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो थर्ड वाले को पक्का सेटिस्फाई करेगा, तभी ये 0 हो सकता है। तो ये जो रिजेक्ट करने वाला केस है वो बेसिकली जब ही आएगा जब तीनों लाइंस पैरेलल हो जाए। ऐसा ही कोई केस बनना होगा कि तीनों लाइन पैरेलल है तभी वो रिजेक्ट हो रहा होगा, अदरवाइज ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं से बोल सकते हैं। तीसरा भी तुम खुद चेक करके देख सकते हो, वो भी कोई पैरेलल वैरल लाइन आएगी नहीं। ठीक है, मतलब ये डिटरमिनेंट जब ही 0 हो सकता है जब या तो तीनों ही पैरेलल हो जाए, ठीक है, या फिर कॉन्करेंट लाइंस हो जाए। तो दैट मीन्स लैम्डा = -9/20, ये वाली वैल्यू चल जाएगी। दिस इज द आंसर, ये आंसर सही है।